क्या साल 2025 में इंडिया ठंड से जम जाएगा? और अगर एक स्नेक ने अपना पॉइजन किसी भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल में डाल दिया है और हम उसे अगर खा गए तो हमारे साथ क्या होगा? और एक ऐसी छोटी सी ट्रिक जिसको अप्लाई करते ही आप एक ही झटके में सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की भी वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, अभी जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो आपने 110% ऑब्जर्व तो जरूर किया होगा, लेकिन उसके बारे में कभी डीपली सोचा नहीं होगा। और वो ये है कि बात चाहे पास्ट की जाए या फिर प्रेजेंट डेट की जाए, अगर 100 सक्सेसफुल साइंटिस्ट को खड़ा किया जाएगा ना, तो उसमें से भाई साहब ऑलमोस्ट 80% हमें मर्द दिखाई देंगे, जबकि 20% लड़कियां। लेकिन बात देखो, स्पीशी तो एक ही है ना, इंसान की। तो फिर आखिर जेंडर के आधार पर ये रेशो वर्ल्ड वाइड हमारे सामने आ ही कैसे जाता है? तो देखो गाइस, इस चीज को बताने से पहले मैं क्लियरली बोल दूं कि भाई देखो, मैं इंटेंशनली किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा हूं, बस जो नेचर ने हमें दिया है ना, मैं बस आपको वही बता रहा हूं। तो देखो गाइस, इस कंडीशन में होता क्या है कि क्योंकि जो लेडीज का दिमाग होता है ना, वो कलरों को मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे लेवल पर देखता है, और उनकी यही क्वालिटी इस सेक्टर में उन्हें हम मर्दों से पीछे कर देती है। तो देखो इस होता क्या है, हमारे दिमाग पर भी ना एक लिमिटेड पावर सोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड पावर आए चले जा रही है और हमारा दिमाग इस्तेमाल करता चला जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एक मर्द दुनिया को देखता है और जब एक औरत दुनिया को देखती है, तो क्योंकि औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा कलर दिखाई दे रहे हैं, तो जो लेडीज का दिमाग होता है ना, वो कलर की डिटेलिंग करने में और ज्यादा एनर्जी और कैलकुलेशन की पावर को झोंक देता है। जबकि बात अगर मर्दों की जाए तो देखो, हमें उतने ज्यादा कलर तो दिखाई देते नहीं है। तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक्चुअली में उस काम में अपनी कैलकुलेशन पावर को झोंकता है जो काम हमें करने के लिए दिया गया है। एंड नेचुरली ये चीज सबकॉन्शियसली होती रहती है। तो देखो, टेक्निकल बेसिस पर लड़कियों का दिमाग जिस भी चीज को देखने में जितनी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहा होता है ना, मर्दों का दिमाग उतनी एनर्जी उस चीज में वेस्ट नहीं करता है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों पर बचती है, हम इसी का ही इस्तेमाल कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में करते हैं। और इसलिए भी साइंटिफिकली बात पूरे तरीके से क्लियर है भाई साहब, कि जितने भी मर्द होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन पावर या फिर मैथ्स लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी होती है। और गाइस देखो, यहीं पर ही हम मर्दों को ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि भले हम दुनिया को उतनी ज्यादा ब्राइट कलर्स में ना देख पाए, लेकिन जब बात कैलकुलेशन की या फिर थिंकिंग की आती है, तो समहाउ क्योंकि हमारे दिमाग पर नेचुरली ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है, तो हम चीजों को जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में इस सेक्टर में अगर बात सक्सेसफुल साइंटिस्ट की आप करेंगे, तो ऑलमोस्ट मर्दों की जो पावर है या मर्दों की जो क्वांटिटी है, वो औरतों के कंपैरिजन में हमेशा ही ज्यादा बैठती है। एंड जो अभी मैंने बोला है भाई, वो साइंटिफिकली प्रूव है। और हाँ, प्लीज इसको कलर ब्लाइंड वाले केस पे मत लीजिएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो दिमागी नहीं होती है, बल्कि वो आंखों की होती है। तो इस केस में वहां पर उन लोगों को ये एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिल पाता। गाइस, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा या शायद खुद से भी इस चीज को फील किया होगा कि हम जो इंडियंस होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से, अपने काम से या फिर चीजों से ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। क्योंकि देखो, हम चाहे 18 साल के हो जाएं या फिर 48 साल के हो जाएं, भाई हम सभी अपने पेरेंट्स के साथ तो रहना ही चाहते हैं। लेकिन बात अगर वेस्ट कल्चर की जाए, तो वहां पर क्या होता है कि भाई जैसे 18 साल का लड़का होता है, तो वो कहते हैं भाई अब तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। तो टेक्निकली आप ये बोल सकते हो कि देखो सर, वहां का ना कल्चर ऐसा होगा, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल सही बात है कि वहां का कल्चर ऐसा होता है, बट एक और चीज है भाई साहब, उन लोगों का दिमाग भी वैसा ही होता है। असल में देखो गाइस, हमारे दिमाग में ना एक बादाम जैसी शेप का एक पार्ट होता है जिसको कि एमिगडाला कहा जाता है। अब इस एमिगडाला का क्या काम होता है? तो देखो, जब भी हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, किसी दोस्त को देखते हैं, या फिर अच्छा या बुरा महसूस कर रहे होते हैं ना, तो इस पार्ट के अंदर भाई साहब न्यूरल फायरिंग होना शुरू होती है। और एक्चुअली में यही न्यूरल फायरिंग ये डिसाइड करती है कि किस चीज को देखकर हमें कितना इमोशनल होना है और किस तरीके का बिहेव करना है। मतलब हमें खुश होना है, बुरा होना है, और कितना अटैच फील करना है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इंडिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों का जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरीके का होता है कि हमारे दिमाग में जो एमिगडाला होता है ना, उसमें न्यूरल फायरिंग वेस्ट के लोगों के दिमाग के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को आपको समझाऊं, तो जो हमारा दिमाग है ना, वो इमोशनली अपने पेरेंट्स, अपने लव वंस या फिर किसी चीजों से अच्छे तरीके से कनेक्ट रहता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल। और देखो गाइस, ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए हम इंडियंस को ना, देखो काम में इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। भाई किसी भी कंट्री में जाओ, बड़े बड़े सीईओ उठा को देखो, आपको ऑलमोस्ट इंडियन ही देखने को मिलेंगे। रीजन ये है कि शुरुआत में भले ही आपको अटैचमेंट ना हो अपने काम से, लेकिन एक टाइम के बाद सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग को अपने काम से ना भाई साहब हद दर्जे का लगाव हो जाता है। लेकिन गाइस, अगर आप इसी चीज को वेस्ट के लोगों के एंगल से सोचेंगे, तो वो अपने काम को, अपने पेरेंट्स को, वो सिर्फ लोगों को या फिर काम को ना एक अलग आइडेंटिटी की तर्ज पर समझते हैं। और उन्होंने एक्चुअली में ज्यादा देखो फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो अपने लव वन के साथ हैं या फिर नहीं है, और इसलिए वहां पर इतने
ब्रेकअप्स होते हैं या फिर इतने डाइवोर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बट द सैड पॉइंट इज दिस क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी जो रिसर्चेस है ना भाई साहब वो वेस्ट में होती हैं और यहाँ पर वेस्ट के लोग हमसे कमजोर हो जाते हैं ना। तो आप मुझे खुद से बताइए कि इस तरीके की कितनी रिसर्च वर्ल्ड वाइड पब्लिश की जाती हैं। गाइस मैं लिख कर दे सकता हूं सिर्फ एक या फिर दो, और ये रिसर्च भी ना भाई साहब बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए निकाली है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर हम इंडियंस इतने ज्यादा इमोशनल क्यों होते हैं। एंड बाय द वे ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। गाइस लास्ट वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि अगर भाई कोई जहरीला सांप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को काटता है और उसके अंदर अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर लेता है और बाई चांस वो फ्रूट या फिर वेजिटेबल हम खा ले तो हमारे साथ क्या होगा। वेल गाइस मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मुझसे इसलिए पूछा गया क्योंकि रिसेंटली अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है जिसमें कोई महानुभाव सामने आकर ये बोल रहा है कि देखो अब तो फ्रूट और वेजिटेबल खाना भी दुश्वार हो गया है, अब तो हर एक चीज में जहर है। बट टेक्निकली गाइस मैं आपको बताऊं ना कि इस पूरी दुनिया में हम जो इंसान है ना अपनी पूरी लाइफ में एक बार या दो बार ऐसी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को ऑन एन एवरेज कंज्यूम करते हैं जिसमें पॉइजनस स्नेक ने अपना जहर मिक्स किया होता है, लेकिन बावजूद इसके भी हमें कुछ नहीं होता। क्यों? चलिए इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी बताता हूं। तो देखो गाइस सीधी बात, नो बकवास, इसके पीछे दो कारण होते हैं। बात अगर पहले कारण की करूं तो वो है कि जब भी कोई भी स्नेक किसी भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल में पॉइजन को छोड़ता है ना तो वो पॉइजन महज 2 से 3 घंटे के अंदर उस फ्रूट या फिर वेजिटेबल में पूरी तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अब इस पॉइंट पर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अगर पॉइजन इनएक्टिवेट ही हो जाता है तो इंसानी बॉडी के अंदर इनएक्टिवेट क्यों नहीं होता, हमारी क्यों बैंड बजाता है। तो देखो गाइस होता कुछ ऐसा है ना कि जब भी कोई भी स्नेक इंसानों को काटता है तो उसका जो जहर होता है ना वो खून में मिक्स हो जाता है और उसके बाद हमारा जो खून है वो बॉडी के अलग अलग सेल्स या फिर मॉलिक्यूल्स तक उस जहर को पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो पॉइजन होता है ना वो इन्हीं सेल्स या फिर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके कई घंटों तक एक्टिव बना रहता है और हम इंसानों को पता है इस दुनिया से कट जाता है। लेकिन वही बात अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स की जाए तो देखो उनके अंदर ना कोई ब्लड जैसा मैकेनिज्म नहीं होता है जो घंटों तक इस पॉइजन को कैरी करके अलग अलग सेल्स तक पहुंचाकर उसे जिंदा रख पाए। और ये वो रीजन है जिसके चलते हुए इन तरीके के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना उसमें ये पॉइजन पूरे ही तरीके से महज 1 या 2 घंटे के अंदर ही इनएक्टिवेट हो जाता है। तो वहीं गाइस अब बात देखो अगर दूसरे रीजन की करूं और मैं ये भी मान लूं कि चलो फिर भी ठीक है वो पॉइजन अभी भी फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर एक्टिवेट है, लेकिन फिर भी आपने उस फ्रूट या वेजिटेबल को काट लिया, तब भी भाई साहब वो जहर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि देखो गाइस सांप का जो जहर होता है ना इसको रिएक्ट करने के लिए भाई साहब आपके ब्लड में मिलना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इस केस में क्या है कि आपने उस पॉइजन को ना ब्लड में मिक्स नहीं किया, आपने उसे खाया है। अब खा के वो कहां जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन में, जहां पर मौजूद एंजाइम्स उसे तुरंत ही ब्रेक डाउन कर देंगे और उसका रिएक्शन या उसका जो असर है वो हमारी बॉडी पर इतना ज्यादा होगा ही नहीं। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए पुराने समय पर वो जो नुमाइश लगती थी या मेले लगते थे ना भाई साहब वहां पर इसी तरीके का करतब दिखाया जाता था, जहां पर एक जहरीले सांप का जो जहर था वहां पर एक बंदा था वो पीकर दिखाता था। क्यों? क्योंकि उस बंदे को साइंस की नॉलेज होती थी और उसी बेसिस पर उन बेचारों का घर चल जाता था। तो गाइस देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर हर ज्ञान देने वाला इंसान सच ही बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अफवाह से बचें, मस्त फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को वॉश करें और आराम से उसे खाएं, क्योंकि इस कंडीशन में सांप तो छोड़िए सांप के दादाजी भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। गाइस देखो मुझे सच सच बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जो इंसान है ना वो सबसे ज्यादा किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, तो मे भी आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर इंसान से, मोबाइल फोन से या फिर पैसे से, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसानों का जो दिमाग होता है ना ये सबकॉन्शियसली बहुत बड़े स्केल पर अट्रैक्ट रहता है मून यानी कि चांद से। अब आप बोलोगे आकाश भाई ये कैसी अजीब सी बातें और बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, तो चलिए इसका पहले साइंटिफिक प्रूफ देता हूं। तो देखो गाइस शायद आपको ये नहीं पता होगा लेकिन जो ये चांद है ना ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी फोटोग्राफ हम इंसानों ने अभी तक सबसे ज्यादा बार क्लिक की है। और बात अगर देखो सॉन्ग्स की करूं तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड आपको भर भर कर ऐसे सॉन्ग्स और लिरिक्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें चांद का जिक्र हो रहा होगा। तो इस पॉइंट पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फिर ऐसा होता क्यों है, मतलब कोई तो रीजन होगा ना। तो देखो गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजन है। बात पहले रीजन की करूं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और वो है हमारे दिमाग की सर्केडियन रिदम। असल में देखो गाइस जब हम इवॉल्व हो रहे थे ना तो हमारा जो दिमाग था वो सिर्फ चांद की रोशनी को महसूस करके ही शांत करने का काम करता था, जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग को शुरुआत से ही ना चांद और चांदनी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि एक तरीके से ब्रेन को ये इनडायरेक्ट इंडिकेटर की तरह काम करते हैं कि भाई देखो अब चांद की रोशनी आ गई है, अब हमें टेम्परेरी अपने थॉट्स को शट डाउन करके आराम करना है। तो वही दोस्तों अब देखो बात अगर दूसरे कारण की करूं तो वो है ग्रेविटेशनल पुल। और भाई साहब ये बात तो सभी को पता है कि
जो चांद है ना उसका ग्रेविटेशनल पुल का जो असर है वो हमारी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है, मतलब तभी तो हाई टाइड और लो टाइड हमें देखने को मिलते हैं। अब बात अगर देखो ह्यूमन बॉडी की जाए तो भाई साहब देखो कोई रॉकेट साइंस तो ये है नहीं, हम सभी को पता है कि भैया इंसानी बॉडी में भी जो 60% पार्ट होता है ना वो लिक्विड ही होता है। तो भाई जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका हमारी बॉडी पर असर तो पड़ेगा भी, या यूं बोलूं कि ऑलरेडी देखो पड़ता भी है, क्योंकि गाइस देखो तमाम ये स्टडीज इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि जो फुल मून नाइट होती है ना उसमें लोगों को सोने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि देखो चांद की रोशनी में हमारा दिमाग जैसे ही शांत होता है और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे दिमाग में जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उस कंडीशन में लोगों को जो है सोने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। और भाई साहब दिमाग का शांत होना और ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, भाई साहब ये बेहद ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है किसी के भी प्यार में पड़ने का। नहीं गाइस यहाँ पर मैं कोई लव मैचिंग नहीं करा रहा हूं, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम हमारी माँ को देखते हैं या किसी लव वन को देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही रिएक्शन होने लगता है जो कि सबकॉन्शियसली चांद की जो चांदनी है उसमें हमारा दिमाग ऑलरेडी सिमुलेट करता है। और गाइस देखो यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए कॉन्शियसली भले ही आप चांद के बारे में कभी सोचें या फिर ना सोचें, लेकिन जो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग है ना वो हर वक्त ही मून से काफी ज्यादा अटैच रहता है। और इसलिए भी हमने मून की इतनी सारी फोटोज क्लिक कर डाली हैं और सबकॉन्शियसली इतने ज्यादा चांद के ऊपर हम जो है वो लिरिक्स को भी लिखते हैं और खूबसूरती को भी चांद से ही कनेक्ट करके देखा जाता है। गाइस चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर एक इंसान को पसंद होगी, बट व्हाट इफ कि अगर एक दिन आपको अचानक से ये पता चल जाए कि भाई साहब ये जो चॉकलेट बनाई गई थी ना ये हम इंसानों के लिए तो कभी बनाई ही नहीं गई थी। तो देखो भाइयों सच्चाई कुछ ऐसी है कि जो चॉकलेट हम और आप खा रहे हैं ना इसको सबसे पहले माया और एक्सटेक सिविलाइजेशन ने बनाकर तैयार किया था। अब अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआती दौर में जब इन लोगों ने चॉकलेट बनाकर तैयार की थी ना तो उसमें ये चीनी नहीं डालते थे बल्कि मिर्च और हल्का सा चॉकलेट को कड़वा करने का सब्सटेंस डालते थे। यानी कि अगर साफ शब्दों में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उस समय की चॉकलेट को अगर आप जरा सी भी अपनी जुबान पे या टंग पर रख लोगे ना भाई साहब आप फबक फबक कर उसको बाहर निकाल दोगे। तो इस केस में अब शायद आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई फिर आखिर इतने गंदे टेस्ट वाली चॉकलेट बनाई ही क्यों गई। जी हाँ गाइस आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही वैलिड है, मेरे भी दिमाग में यही आया था और जब इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा गहराइयों में यानी कि डीप रिसर्च करी ना तब मुझे मालूम पड़ा कि जो ये माया सभ्यता के लोग थे ना भाई साहब इन्होंने चॉकलेट इंसानों के लिए नहीं बनाई थी बल्कि उन्होंने अपने फेवरेट गॉड कुकुलकम के लिए इस चॉकलेट को बनाकर तैयार किया था। एंड माइंड यू आज भी माया सिविलाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है ना भाई साहब उसमें ऑथेंटिक रूप से इस चीज को डॉक्यूमेंटेड किया गया है कि जो ये देवता थे ये आसमान से उतर कर आते थे अपने साथ चॉकलेट को लेकर चले जाते थे। और अब आगे बढ़ने से पहले जरा आप इस इमेज को भी देख लीजिए क्योंकि एक्चुअली में ये उन्हीं गॉड की एक इमेज है और ये इमेज किससे मिलती जुलती है शायद ये बताने की अब जरूरत मुझे नहीं है। तो अब यहां तक की सच्चाई जानने के बाद शायद आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि भाई साहब चॉकलेट किन लोगों के लिए बनाकर तैयार की गई थी और वो अपने साथ कौन से जो लोग थे वो ले जाया करते थे। अब गाइस देखो यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या ऑफिशियली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो इस बात को प्रूव करता हो कि जो चॉकलेट का ओरिजिन है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्पीशीज के लिए किया गया था, तो देखो इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो हमें नहीं मिलेगा और डैम श्योर मैं लिख के दे सकता हूं अगर होगा भी ना तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है स्पेस एजेंसीज का। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चॉकलेट को डिकोड करोगे उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी इस चीज को आराम से पढ़ सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सच्चाई आम लोगों तक कभी आने नहीं दी जाती, मतलब कान तो पकड़ना है बस सीधा नहीं पकड़ना घुमा कर पकड़ना है। सो गाइस फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस चॉकलेट को आज आप खा रहे हो उसका ओरिजिन हम इंसानों के लिए कभी किया ही ना गया हो। हाँ वो बात अलग है कि शुगर डालकर आज हमने उस चॉकलेट को हम इंसानों के जैसे खाने के लायक बना लिया है। गाइज आप ना एक काम कीजिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं ना उनकी पेपराइजी वाली क्लिक की गई फोटोज या फिर वीडियोस को देखिएगा। मतलब नॉर्मली होती है ना कि ये लोग कहीं पर भी चल रहे होते हैं और फोटोग्राफर जो होते हैं वो फोटो या वीडियोस क्लिक कर लेते हैं। आई एम डैम श्योर आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि जितने भी एक्चुअली में रिच और सक्सेसफुल लोग होंगे ना वो अपने लुक्स को लेकर वो अपने कपड़ों को लेकर वो अपनी सफाई को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होंगे। मतलब वो हद लेवल तक के बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो हर वक्त ही ऐसा ही बने रहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई फिर आखिर ये लोग इस चीज को लेकर इतना कंसर्न क्यों होते हैं। वेल गाइज इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इन लोगों को हम लोगों से अलग करके काफी ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल भी बनाता है।
बट अनफॉर्चुनेटली कोई उसके बारे में बात तक नहीं करता। तो देखो गाइस, बात अगर बिल्कुल मोटे और साधारण शब्दों में करूं ना, तो ये सारा ही ज्ञान एक तरफ रख लीजिए और इस चीज को आप खुद से भी ट्राई करना कि आप सिंपली एक बिना आयरन की हुई टी शर्ट और लोअर को पहनना और मार्केट में निकल जाना, एंड देन उसके बाद एक क्लासिक सा कोई सूट पहन लेना, टक्सीडो पहन लेना और एकदम बिल्कुल क्लीन से कपड़े पहन करना दोबारा से मार्केट में निकलना। भाई साहब, मैं लिख कर दे सकता हूं कि दोनों ही बारों में आपका बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका एंड इवन आपके सोचने के तरीके में भी ना सबकॉन्शियसली जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा। बट ऐसा है क्यों? तो देखो गाइज, हम हमारी लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे ना, ये 90% डिपेंड करता है हमारे दिमाग पर, और बस इसी फैक्ट के जरिए हमें हमारे दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है। तो देखो गाइज, हुआ क्या कि साल 2002 से लेकर 2007 तक इटली में एक बेहद ही यूनिक सी रिसर्च को कंडक्ट किया गया, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख लोगों के ऊपर एक ऐसी रिसर्च को करी जिसमें से बहुत से लोगों को डेली नॉर्मल क्लोथ्स पहनने को दिए, मतलब नॉर्मली जो हम पहनते हैं ना घर में बिना आयरन करे हुए सिंपल से, जबकि कुछ लोगों को काफी ज्यादा कॉस्टली, क्लीन और अच्छे आयरन करे हुए साफ सुथरे कपड़े पहनने को दिए गए। और जब 6 महीने के बाद दोबारा से उन लोगों को बुलाकर उनकी साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश की गई, तो रिसर्चर्स इस जानकर दंग थे कि जो लोग अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन रहे थे, अपने लुक्स पर ध्यान दे रहे थे, अपने बॉडी को साफ रख रहे थे, वो सबकॉन्शियसली भाई उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, वो दुगुना या फिर तिगुना हो चुका था और उनके सक्सेस होने का जो रेशो है वो भी काफी हद तक बढ़ चुका था। और यही वो रीजन है जिसके चलते हुए सबसे पहली बार इस फिनोमिना को एनक्लोथेड कॉग्निशन का नाम दिया गया। लेकिन सवाल तो फिर भी वहीं पर ये खड़ा हुआ है कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा था। तो देखो, जैसे हम साफ सुथरे और अच्छे आयरन किए हुए कपड़े पहनते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं और अपनी बियर्ड को अच्छे तरीके से ग्रूम करके रखते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है वो अपने अंदर ऑलरेडी डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। अब इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, लेकिन इन केमिकल्स के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जितने भी सारे केमिकल्स है ना, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के साथ साथ हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी बढ़ा देते हैं। और देखो, ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए शायद आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि हम जितनी भी पार्टीज में जाते हैं या फिर हाई क्लास मीटिंग में जाते हैं ना, हम वहां पर जो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं, भाई साहब वो हमें सालों साल याद रहती हैं। जबकि आप ऐसे अभी उठ के जाओ नुक्कड़ पे किसी से हेलो हाय करे आओ, कोई बात करे आओ, तो शायद 1 दिन 2 दिन के बाद आप उसे आसानी से भूल भी जाएंगे। और इसलिए भी गाइस, आप दुनिया के तमाम सक्सेसफुल लोगों को उठाकर देख लीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट हमेशा ही उनके लुक्स और उनके जो कपड़े हैं ना, वो हमेशा ही टॉप नॉच ही नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें भी ये बखूबी पता है कि वो जितना अपने आप को मेंटेन रखेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जैसे देखो ये चीजें इंक्रीज होती है ना भाई साहब, ये मान लो कि आप ऑलरेडी दुनिया के 60 से 70% लोगों के ऊपर तो एक ही झटके में आ गए हैं। तो गाइज, अगर अब आपको भी अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो भाई साहब मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस चीज को आज से ही अप्लाई कीजिए और कुछ ही महीनों में ना आपको इसका रिजल्ट भाई साहब ऑथेंटिक तरीके से अपनी ही आंखों के सामने नजर आने लगेगा। लेकिन गाइस, पता है इस समय की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बोली है ना, ये सब आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगी, लेकिन एक जगह पे नहीं। हर एक इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि बिखर गई है, उसको आपको जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब कब ध्यान देंगे हम इस चीज के ऊपर। गाइस, आपने भी बहुत से न्यूज चैनल्स पर या फिर बहुत से लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि भाई इस साल जो ठंड है ना वो बहुत ज्यादा पड़ेगी, मतलब इतनी ज्यादा पड़ेगी कि लिटरली जो इंडिया है ना वो एक तरीके से जम ही जाएगा। तो अब क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में इतनी ज्यादा ठंड हमारे देश में पड़ेगी भी, या फिर ये चीजें बढ़ा चढ़ा कर बोली जा रही हैं। और अगर पड़ेगी तो भाई आखिर नेचर के साथ ऐसा क्या ही हो गया है जो इस साल इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो गाइस देखो, अगर सबसे पहले ये बताऊं कि क्या इस साल ठंड ज्यादा पड़ेगी, तो उसका साइंटिफिक आंसर है हाँ, इस साल अच्छे खासे लेवल पर भाई साहब ठंड पड़ने वाली है। तो अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई क्यों पड़ रही है, तो चलिए वो भी बताता हूं। तो देखो गाइस, इसके पीछे ना 2 सबसे बड़े रीजन है। बात अगर पहले रीजन की जाए तो वो है ला नीना। तो देखो गाइस, ये जो ला नीना है ना, ये एक ऐसा क्लाइमेट इवेंट होता है जो तब जनरेट होता है जब पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न हिस्सों में मौजूद पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो अब शायद आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई ये पानी ठंडा ही क्यों हो गया। तो देखो गाइस, हर साल ना बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे बहुत सी कंट्रीज में वॉर हो जाती है या फिर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम जो नेचुरल रिदम होती है ना नेचर की, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो कभी कभार इस तरीके का जो फिनोमेना है वो जनरेट हो जाता है। अब देखो
गाइस जब ये फिनोमेना जनरेट होता है ना, तो जिन एरियाज का पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वहां की जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ तेज स्पीड से भागने लगती हैं। अब क्योंकि हवाओं की स्पीड काफी ज्यादा होती है, साथ ही ये उस एरिया से निकलती हैं जहां पर पानी का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ठंडा है, तो ये अपने रास्ते में पड़ने वाले हर एक रीजन में ना भाई साहब कड़ाके की भयंकर ठंड लेकर आती हैं। और बात अगर इनकी रीजन की जाए ना, तो इन हवाओं का पता है फेवरेट रीजन क्या है? वो है नॉर्थ इंडिया। और इसलिए भी जब जब ये फिनोमेना जनरेट होता है नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, साथ ही साथ हिमालय के रीजन में भयंकर बर्फबारी भी होती है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर देखो दूसरे कारण की जाए तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये काफी हद तक ना ला नीना से ही मिलता जुलता इफेक्ट होता है। बस इसमें फर्क इतना सा होता है कि इस फिनोमेना में ठंडी हवाओं के साथ साथ हिमालय का अपना जो रीजन है, जैसे कि आप उत्तराखंड को उठाकर ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर को ले लीजिए, इसमें बर्फबारी के साथ साथ अक्सर तेज बारिश भी होने लगती है। और भाई साहब तो हम सभी को पता है कि जब ठंड के साथ बारिश मिल जाती है तो ओहो ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है कि भाई साहब अंदर रूह तक कपा देता है। अब देखो गाइस यहाँ पर अब दो क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में खड़े हुए होंगे। पहला कि क्या ये ला नीना इफेक्ट जो है वो हर साल जनरेट होता है, और लास्ट टाइम जो है ये इफेक्ट है ये हमारे इंडिया में कब जनरेट हुआ था? तो देखो गाइस बात अगर पहले क्वेश्चन की करूं तो जो ये ला नीना है ना, देखो ये हर साल जनरेट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि स्पेसिफिक अगर उस रीजन के पानी का जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन लिमिट से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है तब जाकर ये फिनोमेना जनरेट होता है। तो वहीं बात अगर दूसरे आंसर की करूं तो लास्ट टाइम हमारे देश में ना 2020 और 2021 में जनरेट हुआ था। तो अब आप बोलोगे कि भाई 2020 और 2021 में तो इतनी ठंड पड़ी नहीं थी जितना इस बार ये लोग चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है गाइस। एक्चुअली क्या था ना कि साल 2020 और 2021 में जो फिनोमेना था ये इतने बड़े या इतनी बड़ी पावर पर जनरेट नहीं हो रहा था जितना कि अभी हमारे जो ट्रेंड्स हैं उसमें हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो गाइस अभी मैं बोल रहा हूं ना, देखो ये खुद हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इस बार जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है ये पिछले 25 या 30 साल में जनरेट हुए सभी इफेक्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए मोस्ट प्रोबेबली आपने हर एक इंसान के मुंह से जरूर सुना होगा कि इस बार की जो विंटर होगा वो 25-30 या उससे भी ज्यादा सालों के रिकॉर्ड को तोड़ कर रख देगा। सो आई होप गाइस इस साल की विंटर को लेकर जितने भी क्वेश्चन अब आपके दिमाग में होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। आई होप गाइस आपको एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।